हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हमारी साइकोलॉजी के मेकअप प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड होने वाली है। आज की वीडियो में हम सारी मेन थ्योरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एचपी टेट में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपके पास हर साल 3-4 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइकोलॉजी सेक्शन का, ग्रोथ और डेवलपमेंट, और सबसे इजी टॉपिक भी है। तो बहुत से लोगों का मानना या कहना है कि जो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एक सेम चीज़ है, बल्कि ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। ग्रोथ का मतलब कुछ और होता है, डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होता है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन जाता है कि क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम चीज़ है? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम चीज़ नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ हमारा चेंज इन फिजिकल एस्पेक्ट्स, जो हमारा हाइट का चेंज होना, वेट का चेंज होना, और जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स में चेंज होता है वो सब हमारा ग्रोथ के अंडर आता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो चेंज इन एवरी एस्पेक्ट्स, मतलब बच्चों के जितना भी ह्यूमन बॉडी में चेंज होना है सब कुछ, वो चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, सोशली हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो हमारी आती है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। इसीलिए जो ग्रोथ है वो सिर्फ फिजिकल चेंज से संबंध रखता है, और डेवलपमेंट हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आता है। तो ये बात तो रही हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट के बारे में। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे ग्रोथ के रिगार्डिंग आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोल सकते हो। जो ग्रोथ होता है मीन्स फिजिकली चेंज। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रोथ कैसा चेंज है, तो जो ग्रोथ है वो हमारा एक फिजिकल चेंज है। जब हम बच्चे की बॉडी में कोई चेंज होगा, उसकी हाइट बढ़ रही है, वेट इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ये सब हमारा ग्रोथ के अंडर आता है। नेक्स्ट बात करें तो इट इज़ नॉट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो हमारी ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। एक समय के बाद जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, इसीलिए ये हमारी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। अब बात करें जो ग्रोथ है वो होती है हमारी क्वांटिटेटिव होती है। जो हमारी ग्रोथ होती है वो क्वांटिटी से रिलेटेड होती है, जैसे कि हमारा एज क्या है, हमारा साइज क्या है, हमारा वेट क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, इसके अंडर जितने भी हमारी क्वांटिटेटिव होती है ग्रोथ। और बात करें गर्ल्स हैज़ अ फास्टर ग्रोथ रैदर देन बॉय, जो गर्ल्स की ग्रोथ होती है वो बॉयज़ के मुकाबले बहुत जल्दी होती है। तो जब आप देखोगे जो गर्ल्स की ग्रोथ होती है, जो उनकी हाइट इंक्रीज़ होती है, वो बॉयज़ के केस में थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए जो गर्ल्स की ग्रोथ का रेट होता है वो थोड़ा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। और फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा, ग्रोथ अकर ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपके पास ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ किसके कारण होती है, किसके इंटरेक्शन में होती है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारी ग्रोथ के ऊपर। नेक्स्ट बात करें तो ग्रोथ इज़ फास्टर ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड बट स्लो डाउन लेटर ऑन। जो बच्चे की ग्रोथ होती है जब बच्चा छोटी एज में होता है, जब आप बोलेंगे मतलब वो अभी छोटी एज में है, अपने 6-7 साल का बच्चा होगा, जो उसकी ग्रोथ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, उसका जो रेट होता है वो थोड़ा फास्ट होता है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते रहता है, मतलब आपका 16-17 साल का होने लग जाएगा, तो जो ग्रोथ होती है उसका जो ग्राफ है वो लो होने लगता है, और जो हमारी ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन होने लग जाती है धीरे धीरे करके। और 18 की एज में तो आपकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करें तो हाइट इंक्रीज़ और वेट डिक्रीज़ होता है। जब भी हमारा हाइट इंक्रीज़ होगा तो वेट डिक्रीज़ होगा। ये कॉन्सेप्ट ही आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ जाता है। अगर किसी की हाइट इंक्रीज़ होगी तो वेट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, या वेट नॉर्मल रहेगा, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो जो वेट होता है वो हमारा हमेशा डिक्रीज़ होता है। तो लास्ट जो पॉइंट है इसमें वो है ग्रोथ कैन बी मेजर। जो ग्रोथ होती है उसको मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को पता चल जाता है हमारी हाइट कितनी है, वेट कितना है। तो ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ये भी आपका पूछा जा सकता है कि क्या हम ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अब शुरू होता है हमारा डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ देखो आपके पास है, ऑल ओवर डेवलपमेंट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट हमारी है जिसमें कि हमारा मेंटली, सोशली, इमोशनली बच्चे को स्ट्रॉन्ग करना है, उनका विकास करना है। तो डेवलपमेंट यही एक चीज़ है। नेक्स्ट बात करें तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वो एक समय के बाद रुक जाती है। और जो डेवलपमेंट है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपकी बर्थ से लेकर डेथ तक आपका जो डेवलपमेंट है वो होते ही रहता है। नेक्स्ट बात करें तो क्वालिटेटिव होता है।
जो हमारा ग्रोथ है वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होता है और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटी बेस्ड होता है। जैसे कि हमारी फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली हमारे को क्या करना होता है, डेवलप होना होता है। और जो डेवलपमेंट है वो एक डेफिनेट पैटर्न में चलता है, ऐसे नहीं है कि हर एक के लिए अलग होगा। तो डेवलपमेंट हमेशा सेम पैटर्न में चलती है। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट का, ये है डिफ़िकल्टी टू मेज़र। जो डेवलपमेंट है वो हम मेज़र नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि आखिर कौन सा बच्चा कितना ही डेवलप हुआ है, फिजिकली कितना डेवलप हुआ है, मेंटली कितना डेवलप है, सोशली कितना डेवलप है। जो ग्रोथ है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जो कि आपके पास जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाता है। आपके पास इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं टॉप पॉइंट्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो मेन फैक्टर है वो है हमारे पास एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। ये दो ऐसे कारक है हमारे पास, वातावरण और वंशानुक्रम, जो कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करें फूड और बायोलॉजिकल फैक्टर और इमोशनल फैक्टर। ये आपके पास ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। अगर कहीं आपके पास एनवायरनमेंट और हेरिडिटी फैक्टर नहीं हो तो ये वाले भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को। वो हमारे फूड हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया और हमारा इमोशनल फैक्टर। तो ये एक फ़्लो चार्ट है जिसके रिगार्डिंग बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। देखो चेंजेस के बारे में पता चलेगा। तो एक साइड ग्रोथ है, एक साइड डेवलपमेंट है। ग्रोथ क्या होती है हमारी क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और जो डेवलपमेंट है वो हमारी क्वालिटेटिव होती है। ये बात आप याद रखना क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वांटिटी की बात करें तो हमारा साइज़ हो गया, नंबर हो गया, काइंड हो गया, पोजीशन होगी, वेट एटसेट्रा आते हैं। और क्वालिटी की बात करें तो हमारा फिज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल चेंजेस के बारे में यहाँ पे बात होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर ग्रोथ और डेवलपमेंट किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आपको पता है जो डेवलपमेंट है वो हमारी कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बेस्ड होती है, निरंतरता के सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। और नेक्स्ट बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जो हमारी डेवलपमेंट है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलती है, चाहे ग्रोथ है चाहे डेवलपमेंट, दोनों हमारी यूनिफॉर्म पैटर्न में चलती है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल। और जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग डेवलपमेंट होती है, अलग अलग तरीके से ग्रोथ होती है, इसके ऊपर भी ये बेस्ड होता है। तो बात करें प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। मैंने पहले बात की थी, जो डेवलपमेंट है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, आपका सोशली, इमोशनली बोले जाए, आपका मेंटली बोले, ये सब का डेवलपमेंट करना है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये हमारे इस वाले प्रिंसिपल के ऊपर भी बेस्ड होता है। पर जो हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है यही यहीं से क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो आपका मैंने प्रिंसिपल के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में आपको बता लिया है, और जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बोले आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको बता लिया, क्योंकि डिटेल में पढ़ोगे तो आपका जो पेपर है वो इजीली क्रैक हो जाएगा। तो जब हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात करें तो ये एक दूसरे के ना पूरक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का एक पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसकी फिज़िक्स किस तरीके की होगी, उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, उसका बिहेवियर किस तरीके का है, उसका इंटरेस्ट किस तरीके का, उसका इंटेलिजेंस किस तरीके का, ये सब आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपके पास बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से हर साल। तो जब हम हेरिडिटी की बात करें तो एक जेनेटिक फैक्टर है, ठीक है, जो कि जीन्स है, जो कि बच्चे के अंदर आते हैं उसके पेरेंट्स के थ्रू। तो ये हमारा जो हेरिडिटी है वो हमारा वंश अनुक्रम जो बात करते हैं वो हमारा आगे से आगे ट्रांसफ़र होते रहता है, पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से फिर उनके बच्चों में, आगे आगे चलते रहता है हेरिडिटी। और एनवायरनमेंट की बात करें तो ये हमारा अपना सराउंडिंग, हमारी फैमिली आ गई, हमारा स्कूल, हमारा नेबर, हमारा मीडिया, हमारा कम्युनिटी किस तरीके की है, ये चीज़ हमारे को अफेक्ट करेगी। क्योंकि जो हमारी फिज़िक्स किस तरीके की होगी, हमारी इंटेलिजेंस किस तरीके की होगी, हमारा इंटरेस्ट किस तरीके का होगा, वो सब हमारा हेरिडिटी के ऊपर निर्भर करता है। कि हमारे पेरेंट्स किस तरीके के थे, उनकी हाइट किस तरीके की थी, उनका कलर किस तरीके का था, ये सब हमारा किसके अंदर आता है, हेरिडिटी के अंदर आता है। और जब हम बात करते हैं एक बच्चे की डेवलपमेंट किस तरीके की होगी, उसके लिए भी आपका हेरिडिटी फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसका फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स है वो सब आपका इसी के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आपके पास जब भी कुछ भी पूछा जाए कि एक बच्चे की जब डेवलपमेंट होती है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं, तो वो हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है। एक बच्चे की जो हेरिडिटी है उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसके पेरेंट्स के जीन्स किस तरीके के थे उसके ऊपर निर्भर करती है।
हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट ये ऐसा फैक्टर है जो कि बच्चे के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका बिहेवियर, हर एक चीज़ को अफेक्ट करेगा। आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो बच्चा है वो चोरी कर रहा है, उसका कारण क्या है, वो भी आपका हेरिडिटी एनवायरमेंटल फैक्टर होगा। एक बच्चा है जिसकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, उसका भी हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर होगा। अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली गिफ्टेड है, उसके लिए भी एनवायरमेंटल एंड हेरिडिटी फैक्टर है। हर एक चीज़, जब भी बच्चे की पर्सनैलिटी बिहेवियर के बारे में जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा कारक है, जहाँ भी आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दिखे तो आपने उसको टिक कर देना। ये एक लॉजिक है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए आपका हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है, ये वाला फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है। बच्चे की जेनेटिक्स की बात करें, उसके इंटरेस्ट की बात करें, उसकी इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे जिस चीज़ की बात करें, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी हेरिडिटी ही एक जेनेटिक फैक्टर है जिसमें कि आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हेरिडिटी क्या है, आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आते रहती है। जो अनुवांशिकता के गुण है वो क्या स्थानांतरण होते रहते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि गुणसूत्रों बोले तो क्रोमोसोम। इसके रिगार्डिंग आपके पास हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका हेरिडिटी के अंदर, ठीक है। क्योंकि बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, क्योंकि ये बहुत पहले का पढ़ रखा होता है तो भूल भी जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब आपका XY क्रोमोसोम मिलते हैं तो आपका लड़के का जन्म होगा। यदि X और X क्रोमोसोम मिले तो आपके पास लड़की का जन्म होगा। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ही ये पूछा था सबसे इजी कि अगर XY गुणसूत्रों का मिलन होगा तो किसका जन्म होगा, तो लड़के का जन्म होता है, ठीक है। अगर आपके पास XX गुणसूत्रों का मिलन होगा तो लड़की का जन्म होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि प्रत्येक कोशिका में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। तो उसमें आपके पास एक्स क्रोमोसोम, जो एक्स गुणसूत्र है वो पाया जाता है। क्योंकि एक्स देखो आपके पास लड़की के अंदर भी होता है और लड़के के अंदर भी होता है। तो ये भी आपके पास पूछा जाता है कि प्रत्येक कोशिका में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो वो आपका एक्स होता है। तो इसका तो इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट बात करें अपना सोशलाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो जो आपका ये वाला टॉपिक है ना, समाजीकरण, सोशलाइजेशन, ये सबसे इजी टॉपिक है और इससे भी आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। आज जो भी हम ये 3 टॉपिक कर रहे हैं, इन तीनों टॉपिक के रिगार्डिंग आपका हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोशलाइजेशन होता है क्या, समाजीकरण, जब हम समाज में मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के प्रति इमोशंस, लव, अफेक्शन हो, तो वो हमारा सोशलाइजेशन है। क्योंकि जब बच्चा होता है छोटा, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे करके सोशलाइजेशन होता है, एक दूसरे से बातचीत करता है। क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो क्या है, सिर्फ मम्मी पापा के पास जाता है, बाकी सबसे क्या है, डरता है। धीरे धीरे करके वो बड़ा होगा, फिर अपने फैमिली मेम्बर से बात करने लग जाएगा, फिर बाहर जाता है, फिर अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में खेलेगा, एनवायरनमेंट पे। तो सोशलाइजेशन में भी एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी एजेंट्स कौन से हैं और सेकेंडरी एजेंट्स कौन से हैं, या ये पूछा जाए सोशलाइजेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन कैसी प्रक्रिया है जिसमें कि बच्चा क्या है, सोशली होए, हर एक के साथ अच्छे से बात करे, किस तरीके से बात करना है, ये सब कुछ समझे। तो प्राइमरी एजेंसीज होती है हमारा पेरेंट्स, सबसे पहला हमारा होगा परिवार, हमारे माता पिता, सिबलिंग्स बोले तो अपने कज़न्स, ब्रदर वगैरह हो गए। जो चर्च है ये प्राइमरी एजेंसी है, आपके रिलीजन पार्ट होगा, जैसे कि आपके मंदिर हो गए। ये वाले हर एक चीज़ें किसके अंदर आई, आपकी प्राइमरी एजेंसीज के अंदर आती है। आपसे पूछा जाएगा अगर कि आपकी प्राइमरी एजेंसी कौन सी है, वो आपके क्या है, पेरेंट्स है, फैमिली है, ये आपके प्राइमरी है। और सेकेंडरी जो एजेंसीज होती है वो वाली एजेंसीज होती है जहाँ पे आप एजुकेशन के लिए जाओगे, आप एनवायरनमेंट में जब आप घर से बाहर निकलोगे तो वो आपका सेकेंडरी एजेंसीज आती है। तो सेकेंडरी एजेंसीज में जैसे आपके फ्रेंड्स आ गए, ठीक है, आपके नेबर्स आ गए, आपका वर्क प्लेस जहाँ वर्क करते हो वो है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए जहाँ जाते हो, आपके स्कूल। आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो स्कूल है वो कौन सी एजेंसी है, तो आपकी वो सेकेंडरी है। फिर आपकी कम्युनिटी आती है, फिर आपके जितने भी आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो जो चीज़ें आती है वो सब किसके अंदर आएगी, आपकी सेकेंडरी। जो आपके घर के अंदर की चीज़ें हैं और आपका जो मंदिर है, जो रिलीजन प्लेस है, वो वाली चीज़ें आपकी प्राइमरी एजेंसीज के अंदर आती है। जैसे कि आपका वर्क प्लेस, ये सेकेंडरी है। यहाँ पे रिलीजन की बात करें, ये आपका प्राइमरी है। फैमिली होगी, ये प्राइमरी है। पीयर्स ग्रुप बोले, ये भी आपका सेकेंडरी है, जो कि आपके फ्रेंड्स वगैरह है, ये आपका सेकेंडरी एजेंसीज के अंदर आता है। तो यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि आपके प्राइमरी एजेंसीज कौन सी है। सबसे पहला आपका फैमिली है, फिर आपका स्कूल है, फिर आपकी कम्युनिटी है। ये 3 चीज़ें आपने याद रखना है। इसके रिगार्डिंग आपके साथ हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो सोशलाइजेशन वाला टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया। इस सब के आपके पास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बैच में, आपके पास ग्रुप में मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी मैस्लो की थ्योरी, क्योंकि ये सबसे अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और सबसे इजी थ्योरी है, क्योंकि ये थ्योरी आपके पर्सनल नीड्स के ऊपर बनाई गई है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो आपकी मैस्लो की थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये आपके पर्सनल नीड्स के ऊपर बेस्ड है। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो याद रखना, आपकी जो पर्सनल नीड है वो आपकी मैस्लो की थ्योरी के अंदर है। तो मैस्लो की थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है? आपकी पर्सनल नीड्स के ऊपर। तो मैस्लो ने जो एक पर्सन की नीड्स होती है उसको 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो जो सबसे पहली नीड होती है एक पर्सन की, होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, हमारी शारीरिक नीड्स, जिसमें कि हमारे पास आएगा अपना खाना, कपड़ा, मकान। ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल जो नीड्स है, शारीरिक नीड्स है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक पर्सन के लिए सबसे पहले खाना और मकान होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, पानी होना चाहिए। ये सबसे पहले नीड होते हैं ना हर एक पर्सन की। बाकी सारी नीड्स तो बात की बात है। जब तक खाना ना मिले तब तक जब पर्सन ही ज़िंदा नहीं रहेगा, अगर खाना ही ना मिले। तो खाना, कपड़ा और पानी और मकान, ये पर्सन की सबसे पहली नीड होती है, शारीरिक नीड। ये आपसे पूछा जाता है कि पर्सन की सबसे पहली नीड कौन सी होती है, तो आपने बताना है वो शारीरिक नीड होती है। और कई बार ये पूछा जाता है कि शारीरिक नीड्स के अंदर क्या क्या आएगा आपके लिए। उस खाना आएगा, पानी, शेल्टर और क्लोथ। ये आपकी कुछ पर्सनल जो फर्स्ट नीड्स होती है। तो नेक्स्ट बात करें पर्सन की सेकंड नीड्स। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में जो पर्सन की सेकंड नीड्स कौन सी होती है, तो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। ये आपकी दूसरी नीड्स है, जिसमें कि आपकी हेल्थ आएगा, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली एंड सोशल एबिलिटी। क्योंकि जब पर्सन के पास रोटी, कपड़ा, मकान आ गया है, फिर उसकी दूसरी नीड आ जाती है ना। क्योंकि एक पर्सन एक चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि हर एक पर्सन अलग अलग चीज़ों को, सब चीज़ों को अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में। जबकि जो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें, आपको एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, क्योंकि नौकरी होगी तब आपके पास सेफ्टी होगी, एक सिक्योरिटी होगी। फैमिली होगी तो जो फैमिली है वो भी आपकी इसके अंडर आ जाती है। आपकी हेल्थ होगी, प्रॉपर्टी वगैरह, क्योंकि प्रॉपर्टी होगी तभी तो आप रहेंगे कहीं जगह पे। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी यही चीज़ें हैं। जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आपके पास सिक्योरिटी कैसे होगी, क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब ये है ना कि आपको अपने जीवन को सिक्योर बनाना है, अपने आमदनी को बढ़ाना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड नीड होती है वो होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी। नेक्स्ट बात करें थर्ड नीड की, लव एंड बिलोंगिंग। जब एक पर्सन को उसकी शारीरिक नीड भी पूरी होगी, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली नीड्स भी पूरी होगी, तो जब उसने पैसा वगैरह कमा लिया, एक मकान बना लिया, तो लव और बिलोंगिंग की भी एक चीज़ होती है, जिसमें कि फ्रेंडशिप होगी, फैमिली होगी, और आपका जैसे कि पर्सन कोई मैरिज करेगा, मतलब लव मैरिज, ये वाली चीज़ आपकी थर्ड स्टेज में आती है। क्योंकि जब कमा लिया तो किसके लिए कमाया, तो शादी होगी, ये सब चीज़ें आपकी बनेंगी, आपकी फैमिली बनेगी, आपके फ्रेंडशिप हो गई, आपके दोस्त हो गए, ये वाली चीज़ आपकी आएगी लव एंड बिलोंगिंग, जो आपकी थर्ड स्टेज बताई हुई है मैस्लो ने। और जो फोर्थ हमारी नीड्स बताई है वो है सेल्फ एस्टीम। जब आपकी शारीरिक नीड पूरी होगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होगी, लव एंड बिलोंगिंग हो गया, मतलब शादी वगैरह होगी, फैमिली वगैरह बन चुकी है, तो एक पर्सन चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट बने, उसकी सोसाइटी में क्या हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, हर एक लोग उसको जाने समझे और वो सोशली हो। ये आपकी सेल्फ एस्टीम है। और लास्ट जो नीड है हमारी वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वाली नीड वो वाली नीड है जब पर्सन की लाइफ में सब कुछ हो चुका है। मतलब ये तब है जब बंदा एक 65 एज से ऊपर हो चुका है, जिसमें कि वो ये देख रहा है कि उसने अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से चेंज किया, उसने क्या क्या चीज़ अचीवमेंट्स की, क्या क्या उसने अपनी लाइफस्टाइल में किया, किस तरीके की लाइफस्टाइल उसकी रही है, और मतलब सब कुछ मोह माया से दूर त्याग लिया, सब चीज़ें हो चुकी है। ये वाली चीज़ है, ये हमारी फिफ्थ नीड है, जो कि हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें कि हम अपने बारे में सब कुछ देख रहे हैं, आखिर हमने अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें की हैं। हम जीन पियाजे की थ्योरी करेंगे क्योंकि ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरीज है। ऐसा नहीं है कि जो हमारी 4 थ्योरीज हैं इनमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, हर एक थ्योरी से आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली थी हमारी जीन पियाजे की थ्योरी, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द डेवलपमेंट थ्योरी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आप सभी को पता है पियाजे ने हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर कार्य किया हुआ है। तो आपसे यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि जो जीन पियाजे की थ्योरी है आखिर वो किसके ऊपर बेस्ड है।
तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी आखिर किसने दी थी, तो ये हमारी दी थी पियाजे ने। तो संज्ञानात्मक विकास के ऊपर जो कार्य किया था वो हमारे पियाजे ने किया था। इसके बाद जो बात करें तो जो एक पियाजे थे वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जो कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, और साथ ही साथ इन्होंने रेडीनेस टू लर्न के बारे में कहा था। और साथ ही साथ जीन पियाजे का ये भी मानना था कि जो बच्चे हैं वो एक छोटे साइंटिस्ट है, उन्हें करने दीजिए जो उनका मन कर रहा है, वो जिस तरीके से वो जिस कार्य को कर रहे हैं उनको मतलब फ्लेक्सिबल का दीजिए, आप उनके ऊपर कोई भी रोक टोक ना लगाए, कोई भी पाबंदी ना लगाए, क्योंकि बच्चे जो है वो करके सीखते हैं। ये वाली बातें हमारे पियाजे ने कही थी कि हमें रूट मेमोरी को हटाना है और एक्सपेरिमेंट मेमोरी के ऊपर कार्य करना है, ताकि कि बच्चे जो है वो करके सीखे और उनकी जो मेमोरी है वो परमानेंट रहे। तो ये बात पियाजे ने कही थी हमारी। नेक्स्ट बात करते हैं, पियाजे ने हमारे पास 4 मेजर फैक्टर्स दिए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके पास कई बार क्वेश्चन में आ भी जाता है कि आखिर पियाजे ने कितने फैक्टर्स दिए हैं हमारे पास। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन चुका है कि आखिर कितने फैक्टर्स हमें पियाजे ने दिए, तो हमारे पास 4 फैक्टर्स दिए हुए। और इन फैक्टर्स में ये भी पूछा जाता है कि कौन से फैक्टर के ऊपर पियाजे ने सबसे कम कार्य किया है और सबसे कम स्ट्रेस दिया है, तो वो है हमारा सोशल इंटरेक्शन। तो पियाजे ने हमारे पास जो 4 फैक्टर्स दिए वो है नंबर 1 मैच्योरेशन, नंबर 2 एक्सपीरियंस, नंबर 3 सोशल इंटरेक्शन, और नंबर 4 इक्विलिब्रेशन। मैच्योरेशन के जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होते रहता है। एक्सपीरियंस के बेस में वो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, और सोशली इंटरेक्शन के ऊपर उन्होंने सबसे कम कार्य किया है, बट सोशल इंटरेक्शन भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। नेक्स्ट 4th फैक्टर जो है हमारा वो है इक्विलिब्रेशन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। इसमें क्या है, बच्चा कॉन्फ्लिक्ट टू क्लैरिटी जाता है, मतलब अंतर में जो आपकी लड़ाई चली, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको धीरे धीरे करके वो बच्चा क्या सॉल्व करता है और क्लैरिटी तक पहुंच जाता है, निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। तो ये था इक्विलिब्रेशन। नेक्स्ट बात करें अपना अडेप्टेशन के बारे में, भी हमारे पास जीन पियाजे ने कहा हुआ है। तो अगर अडेप्टेशन की बात करें तो जीन पियाजे ने हमारे को अडेप्टेशन में कहा था कि बच्चों में एक ऐसी जन्मजात टेंडेंसी होती है कि वो अपने को किसी भी एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके 2 पार्ट्स में बताया था। एक हमारे पास था अकोमोडेशन और एक था असेमिलेशन। तो अकोमोडेशन को हिंदी में बोलते हैं समायोजन, और असेमिलेशन को हिंदी में बोलते हैं आत्मसात। तो बेसिकली जो अकोमोडेशन है वो एक मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर है, और असेमिलेशन सिर्फ एडिशन है। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्कीमा। इसमें आप अच्छे से समझ जाओगे कि आखिर एडिशन क्या है एंड मॉडिफिकेशन क्या है। स्कीमा की बात करें तो जो आप ये सर्कल देख रहे हो बड़ा, ये आपका ब्रेन है, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आपके पास स्कीम है। तो आपके दिमाग में क्या है, बहुत सी चीज़ें चली रहती है, बहुत अलग अलग चीज़ें आपके दिमाग में पड़ी रहती है। तो जब हम बात करें कैट और डॉग के बारे में यहाँ पे, तो देखो बच्चे को हम बचपन में कहेंगे जो 4 टांग वाला है वो एक बिल्ली है। तो बच्चे के लिए हर एक 4 टांग वाला क्या है, बिल्ली ही है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कुत्ता है, गाय है, जो मर्जी है, पर बच्चे के लिए वो सब के सब बिल्ली ही है। ये सिर्फ बच्चे में क्या है, अभी एडिशन हुई है बचपन में कि 4 टांग वाले क्या होते हैं, सब के सब बिल्ली होते हैं। ये बच्चे ने सीखा है अभी। तो ये चीज़ क्या है, ऐड। जब भी आपसे पूछा जाए असेमिलेशन क्या होता है, तो असेमिलेशन सिर्फ एडिशन होती है बच्चे के बिहेवियर में। अब बात करें मॉडिफिकेशन, तो धीरे धीरे करके क्या है, बच्चा मॉडिफाई करता है कि तब उसे पता लग जाता है कि 4 टांग वाले ना सिर्फ वो सिर्फ बिल्ली ही नहीं होते, बल्कि उनमें से कोई गाय भी हो सकती है, कोई डॉग भी हो सकता है, कोई बकरी हो सकती है, कोई शेर होता है। फिर उसने मॉडिफाई कर लिया, उसने एक्सपेरिमेंट किया है ना, कि उसने देखा, चीज़ों को जाना, समझा, लर्निंग बाय डूइंग की कि आखिर अच्छा किस तरीके से जो 4 टांग वाले है वो सिर्फ बिल्ली के अंदर ही नहीं आते हैं, वो अलग अलग एनिमल्स होते हैं। तो ये था आपका असेमिलेशन और अकोमोडेशन का टॉपिक। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपनी 4 स्टेजेस जो कि पियाजे ने दी हुई है। यहाँ से आपके पास हर साल क्वेश्चन आता है कि पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी है, तो ये आपने याद रखना है। जो पियाजे की स्टेजेस है वो 4 स्टेजेस हैं। पहली है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज हमारी बर्थ से लेकर 2 साल तक की होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 साल से लेकर 7 साल तक चलती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमारी 7 से 11 साल चलती है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हमारी 12 से अडल्टहुड तक चलती है। और ये एक चार्ट है जिसमें कि आपको सारी स्टेजेस, सब स्टेजेस के बारे में बताया गया है। जिसको डिटेल में देखना होगा वो इससे देख लेना, और मैं इसको बैच में भी शेयर कर लूँगा, आप वहाँ पे इजीली नोट्स फिर बना सकते हो।
तो अब हम इन स्टेजेस को थोड़ा डीपली जाके पढ़ेंगे कि आखिर इन स्टेजेस में क्या क्या चीज़ें बताई गई है। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताई है, उससे बाहर आपके पास कोई भी टॉपिक नहीं आएगा, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इन स्टेजेस के अंडर जो जो पॉइंट्स हैं, यही क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आप इन्हीं को नोट डाउन करना। तो सबसे पहले बात करें तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है, ये कब से लेकर कब तक चलते हैं, ये क्वेश्चन सबसे पहला बनता है आपका। तो ये आपके बर्थ से लेकर 2 साल तक चलती है। यहाँ पे बच्चा क्या है, बेसिकली अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, जो हमारी 5 इंद्रियाँ हैं उनके थ्रू सीखता है। सबसे पहले देखो पॉइंट यहाँ दिया है, सेंसेस आर टीचर। जो हमारी सेंसेस है, जो 5 इंद्रियाँ हैं, वो एक टीचर का कार्य करती है, वो बच्चे को सीखने में हेल्प करती है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट परमानेंस। 9 से लेकर 11 मंथ का जो बच्चा होता है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में आ जाता है बच्चे में, तो ये आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आता है। और कब से लेकर कौन से महीने तक होता है, तो ये 9 से लेकर 11 महीने के अंदर आ ही जाता है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो इमिटेशंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो बच्चा है वो इमिटेशंस के बारे में इमिटेशन से सीखता है। जो आपका ट्रायल एंड एरर मेथड है, उससे सीखता है इस सेंसरी मोटर स्टेज में। तो नेक्स्ट बात करें, जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसको रिफ्लेक्स एक्शन स्टेज भी कहा जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंसरी मोटर स्टेज की आखिर कितनी सब स्टेजेस हैं, तो इसकी हमारे पास 6 सब स्टेजेस है। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके पास। और जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है, ये आपकी फर्स्ट स्टेज और इन्फेंसी स्टेज है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर पियाजे ने सबसे पहले कौन सी स्टेज दी है, तो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है। नेक्स्ट बात करें तो इंटेलिजेंस इज डेमोस्ट्रेटेड थ्रू मोटर एक्टिविटी विदाउट द यूज़ ऑफ सिंबल। मैंने आपको कहा है जो आपकी 5 इंद्रियाँ है, बच्चा सिर्फ उन्हीं से सीखता है, बाकी और सिंबल वगैरह का यूज़ नहीं करता है। और जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, ये हमारी गोल डायरेक्टेड स्टेज होती है। नेक्स्ट बात करें सेकंड स्टेज, जो हमारे को दी हुई है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये बच्चे में 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इस स्टेज में जो बच्चा है ना, चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेशन एंड प्ले मेथड। जो बच्चा है वो इमिटेशन मेथड्स और प्ले मेथड से चीज़ों को सीखता है, समझता है। नेक्स्ट बात करें तो ईगोसेंट्रिक। जो बच्चा है वो ईगोसेंट्रिक हो जाता है, वो जो चीज़ कह रहा है वो ही सही है, उसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही है इस स्टेज, ये वाली स्टेज में। और नेक्स्ट बात करें तो चिल्ड्रन टेक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट। तो इस स्टेज में जो बच्चा है ना, उसके लिए जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो उसके लिए लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब उसके पास कोई छोटा टैडी होगा तो उसको इस तरीके से बिहेव करेगा वो कि मानो कि वो भी एक जीव है, और उसके लिए मतलब उसके इमोशंस होगी। अगर उसको हम नीचे गिरा ले तो वो उसको उठाएगा और चुप ऐसे सोचेगा कि ये रोएगा, जिस तरीके का बच्चा अपने को सोचता है। तो इस स्टेज में जो बच्चा है उसके लिए जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब चीज़ सेम होती है उसके लिए। नेक्स्ट जो बात करें तो थिंकिंग इज़ इलॉजिकल। इस स्टेज में जो उसकी थिंकिंग होती है उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई सेंस नहीं होता है, वो बच्चा बस इमेजिनेशन कर रहा होता है, उसका रियल लाइफ से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें तो चिल्ड्रन लर्न्स लैंग्वेज इजीली। इस स्टेज में जो बच्चा होता है ना, वो भाषाओं को आसानी से सीख सकता है। आप उस बच्चे को जितनी मर्जी भाषाएं सिखा लो, इस स्टेज में बच्चा इजीली सीख सकता है। अगर इससे बाद आप कोई लैंग्वेज सिखाओगे तो डिफ़िकल्टीज आएगी, इस स्टेज में वो इजीली लैंग्वेज डेवलप कर सकता है। और साथ ही साथ इस स्टेज में बच्चा सेल्फिश भी हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज हमारे 7 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। और इस स्टेज में क्या है, इस स्टेज को हमारे एडल्सन स्टेज भी कहा जाता है, किशोरी अवस्था, जो कि सबसे मोस्ट ऐसा टाइम होता है एक बच्चे की लाइफ में, थोड़ा हार्ड पीरियड बोले कि जिसके बारे में आपसे पूछा भी जाता है कि आखिर बच्चे की लाइफ में ऐसा कौन सा पीरियड होता है जो बहुत ही कठिन पीरियड होता है, तो ये हमारा एडल्सन एज होती है। नेक्स्ट बात करें तो इंटेलिजेंस इज डेमोस्ट्रेटेड थ्रू लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक सिंबल। इस स्टेज में थोड़ा जो बच्चा है वो लॉजिक लगाना सीख लेता है, सिस्टमेटिक सिंबल्स का भी यूज़ कर लेता है, वो रिलेशनशिप्स के बारे में समझ आता है और जो कैलकुलेशन पार्ट है उनके बारे में समझता है। इस तरीके की थोड़ी बहुत उसमें लॉजिक्स आ जाते हैं। और इट डेवलप मेंटल एक्शन, और उसकी जो मेंटल एक्शन है वो भी डेवलप हो जाती है, उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ है वो भी थोड़ी बहुत डेवलप हो जाती हैं। और चिल्ड्रन स्टार्ट सॉल्विंग देयर कॉन्क्रीट प्रॉब्लम। जो उसकी कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व कर सकता है, मतलब जो यहाँ पे थिंकिंग होती है वो कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में समझता है, उनके बारे में सोचता है। और थिंकिंग इज़ नॉट सिस्टमेटिक। जो थिंकिंग है वो यहाँ पे भी सिस्टमेटिक नहीं होती है, बस थोड़ी बहुत कॉन्क्रीट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें अभी सॉल्व नहीं होती है। और जो सबसे मोस्ट कठिन पीरियड होता है बच्चों का, वो यही वाला स्टेज है, एडल्सन एज, किशोरी अवस्था। तो लास्ट फोर्थ स्टेज है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारे 12 से लेकर अडल्ट
एडल्टहुड तक चलती है। इसमें क्या पॉइंट्स है, इसमें जो इंटेलिजेंस है वो लॉजिकल यूज़ ऑफ सिंबल से डेमोस्ट्रेटेड होती है। जो बच्चा है वो लॉजिक का यूज़ करना सीख जाता है और अच्छे से सब चीज़ों को समझता है। और यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी समझ आ जाता है। इससे पहले तो सिर्फ कॉन्क्रीट के बारे में समझता था, बट इस स्टेज में जो बच्चा है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में समझता है। और यहाँ पे बच्चा फिर से एक ईगोसेंट्रिक हो जाता है, जो चीज़ वो कह रहा है वही चीज़ सही है। तो बच्चे में थोड़ा बहुत ईगो आ जाता है इस स्टेज में। नेक्स्ट बात करें तो चिल्ड्रन लर्न टू कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज इस आइडियाज़। जो उसके आइडियाज़ है उसको किस तरीके से कैटेगराइज करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, वो सब कुछ समझ आता है। मतलब इसमें बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाता है। वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में समझ जाता है किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अपना लॉजिक्स का यूज़ करता है एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बच्चा कौन सी स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग उस बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, तो वो हमारी 4th स्टेज है, जो कि हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो पियाजे की थ्योरी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चन आते हैं। बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने वाइगॉस्की की थ्योरी। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर वाइगॉस्की ने किसके ऊपर कार्य किया था। वाइगॉस्की की थ्योरी हमारी सोशल कल्चर डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो आपसे यहाँ से ही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाइगॉस्की की थ्योरी आखिर किसके ऊपर बेस्ड है। तो जो वाइगॉस्की की थ्योरी है वो हमारी सोशो कल्चर डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो वाइगॉस्की का मानना था जो बच्चा है वो जो इंटेलिजेंस है, जो उसका नॉलेज है, वो अपना सोसाइटी से गेन करता है। ये हमारे वाइगॉस्की का मानना था। और ये भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जिन्होंने कि जो कि रशिया के साइकोलॉजिस्ट थे, साथ ही साथ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थे और फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चर एस्पेक्ट, मतलब सोसाइटी के ऊपर इन्होंने ज़्यादा वर्क किया था। इनका मानना था कि जब बच्चा सोशल इंटरेक्ट होगा तो उसकी जो नॉलेज है वो डेवलप होगी और वो अच्छे से चीज़ों को समझेगा। तो यहाँ पे एक बात कही थी कि स्ट्रेस ऑन रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। इनका मानना था संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चे को सोशली इंटरेक्ट होना पड़ेगा, तभी उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो हो सकता है। तो वाइगॉस्की ने हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दिए थे। नंबर 1 सोशल इंटरेक्शन, नंबर 2 लैंग्वेज और नंबर 3 कल्चर। तो यहाँ से आपके पास हर साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाइगॉस्की ने कितने एस्पेक्ट्स दिए थे। तो वाइगॉस्की ने हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स दिए थे। कौन कौन थे? सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। वाइगॉस्की का मानना था ये 3 बच्चे की संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो इन 3 की वजह से होगा। जब बच्चा समाज में इंटरेक्ट होगा, एक दूसरे से समझेगा, उनसे बात करेगा और उसकी भाषा लैंग्वेज होगी वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। साथ ही साथ जो बच्चे का कल्चर है, उसके रिचुअल्स है, उसके रीति रिवाज है, वो भी बच्चे को हेल्प करेंगे उसके संज्ञानात्मक विकास में। नेक्स्ट बात करते हैं सब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि वाइगॉस्की ने दी है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ जाता है कि वाइगॉस्की ने कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए। तो ये 3 है हमारे पास। एक है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर और स्क्रैप फोल्डिंग। तो जो हमारे पास यहाँ पे ZPD है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कि आपको किसी पर्सन की हेल्प की ज़रूरत होती है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, और जो पर्सन होगा वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा। मतलब कि आप टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टैट को क्वालिफाई करने के लिए आपको किसी टीचर की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो जो टीचर है वो मोर नॉलेजेबल अदर है जो कि आपको टैट की प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर रहा है। और जो हेल्प कर रहा है वो एक स्क्रैप फोल्डिंग की तरह है, मतलब कि एक थोड़ा टेम्परेरी सपोर्ट है आपके लिए। क्योंकि देखो अभी आप टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ दिन तक, मतलब 35 डेज तक आपको वीडियोस मिलेगी और नोट्स मिलेंगे, और उसके बाद आपको खुद से प्रिपरेशन करनी होगी। जो 35 डेज तक आपको हेल्प मिल रही है वो एक स्क्रैप फोल्डिंग है। उसके बाद जो आप कार्य करोगे वो आप अपने दम पे करोगे टैट की प्रिपरेशन के लिए। तो वाइगॉस्की की थ्योरी भी कंप्लीट हो गई। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा था जो मैंने आपको अभी तक बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने एरिक्सन की थ्योरी। यहाँ से भी आपके पास हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ आपके पास एरिक्सन की थ्योरी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर एरिक्सन ने हमारे किसके ऊपर थ्योरी दी थी। तो जो एरिक्सन ने थ्योरी दी थी वो दी थी हमारे को साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर। तो यहाँ से सिर्फ आपके पास एक यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो आखिर किसने दी है। तो ये थ्योरी हमारे को किसने दी है? एरिक्सन ने। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एरिक्सन ने हमारे को कौन सी थ्योरी दी है। तो एरिक्सन ने हमारे को साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ पे हमारे पास स्टेजेस से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो ज़्यादा डिटेल और बकवास नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा था कि थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है और स्टेजेस क्या है। तो जो स्टेजेस है, एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस दिया, यही क्वेश्चन पूछा था। तो एरिक्सन ने हमारे पास 8 स्टेजेस दिए। बस इतने 3 क्वेश्चन हैं जो आपसे पास पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट और लास्ट जो थ्योरी हमारे से पूछी जाती है वो है हमारे पास कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो यहाँ से भी सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि आखिर कोलबर्ग ने किसके ऊपर कार्य किया था। तो कोलबर्ग ने हमारे मोरल डेवलपमेंट के ऊपर कार्य किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी, तो वो हमारी कोलबर्ग ने दी थी। और जो कोलबर्ग थे वो हमारे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछते जाता है। तो बेसिकली मोरालिटी होता है राइट एंड रॉन्ग, बोथ आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, जहाँ पे आप ये सीखते हैं कि आखिर क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ये आपकी मोरालिटी के ऊपर बेस्ड होती है। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो आपसे किस मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है, और मोरालिटी क्या आती है, मोरालिटी किसके ऊपर बेस्ड है। तो मोरालिटी राइट और रॉन्ग के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 लेवल्स दिए हुए हैं और 6 स्टेजेस है। ईच लेवल में 2-2 स्टेजेस हमारे पास दी हुई है। तो जो 3 लेवल्स है वो है हमारे पास प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। जो प्री कन्वेंशनल लेवल है ये हमारा 10 साल से पहले का पीरियड है, मतलब प्राइमरी चिल्ड्रंस, ये वाला स्टेजेस होती है हमारी। नेक्स्ट बात करें तो टीनेज एडल्सन जो एज है हमारी, ये 18 साल से पहले वाली स्टेज है। और जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है ये हमारा पोस्ट एडल्सन एज, मतलब 18 साल के बाद का लेवल है। तो ये हमारे पास 3 लेवल्स है। तो क्वेश्चन भी आपके पास हर साल यही पूछा जाता है कि आखिर जो कोलबर्ग है उसने कितने लेवल्स दिए। तो हमारे पास 3 लेवल्स दिए हुए हैं। और अगर पूछा कि स्टेजेस कितनी है तो वो हमारे पास 6 स्टेजेस दी हुई है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आखिर इन लेवल के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस है। नेक्स्ट बात करें तो प्री कन्वेंशनल लेवल, तो इसमें हमारे पास 2 स्टेजेस है, एक है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और नेक्स्ट जो स्टेज है हमारे पास वो है हमारे पास रिवॉर्ड्स ओरिएंटेशन एंड म्यूचुअल एक्सचेंजिंग। तो जो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बच्चे में पनिशमेंट का डर रहता है या वो किसी कार्य को करता है, तो वो कौन से स्टेज है, वो हमारे पास फर्स्ट स्टेज है। और जो दूसरी स्टेज है वहाँ पे क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंजिंग, रिवॉर्ड्स के बारे में, टिट फॉर टैट, सेल्फ के बारे में सोचता है, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में, ईगोसेंट्रिक बोल सकते हो आप बच्चे को यहाँ पे। अगर तूने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी तेरे साथ गलत करूँगा, ये वाली भावना बच्चे में आती है। नेक्स्ट जो सेकंड लेवल हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे वो है हमारे पास कन्वेंशनल लेवल। इसके अंदर भी 2 स्टेजेस है। पहली स्टेज है हमारे पास गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, और नेक्स्ट जो स्टेज है वो है हमारे पास लीगल ओरिएंटेशन एंड लॉस एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे जो बच्चे में होता है वो गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। जो बच्चा है इस स्टेज में ये सुनना चाहता है कि तुम अच्छे लड़के हो, तुम अच्छी लड़की हो, ये वाली स्टेज में ये होता है। और लॉस वगैरह के बारे में समझता है, उनके लॉ और ऑर्डर क्या है उनके बारे में समझता है, उनसे डरता है, उससे सब कुछ समझ आ जाता है इस स्टेज में। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे कि बच्चे को चाहता है कि उसके बारे में उसकी प्रशंसा करे, उसे रीइंफोर्समेंट मिले, तो ये हमारे पास कन्वेंशन लेवल के अंडर आता है। और अगर ये चीज़ पूछा जाए कि बच्चा लॉज वगैरह के बारे में समझता है, उनके बारे में जानकारी रखे, तो ये कौन से लेवल में, ये भी हमारा कन्वेंशनल लेवल में। क्योंकि आपके पास कई बार पूछा ही जाता है कि जो बच्चा है उसको लॉज वगैरह के बारे में पता है, तो वो कौन से लेवल में आएगा, तो वो हमारा कन्वेंशनल लेवल के अंडर आता है। तो लास्ट जो हमारे पास लेवल था वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये एक ऐसा लेवल है जब बच्चा 18 साल से ऊपर का हो जाता है और सब चीज़ों को अच्छे से समझता है। तो यहाँ पे क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन होता है और यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल। इस स्टेज में क्या है, बच्चा सोशली समाज में जुड़ने लग जाता है और वो चाहता है कि उसे भी रिस्पेक्ट मिले और लोगों को भी रिस्पेक्ट देने लग जाता है। वो ये चाहता है कि उसको अचीवमेंट्स मिले, उसके जो गोल है वो अचीव करे और सोसाइटी में उसका नाम हो। इस तरीके की जो भावना है वो बच्चे के अंदर आती है। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करें तो वो ये समझ आता है कि जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है वो सबके लिए बेस्ड है, वो सबके लिए एक ही है। क्योंकि जो प्रिंसिपल यूनिवर्सल की बात करें वो एक चीज़ ही है, क्योंकि जब यहाँ पे दिन रात होगा तो पूरे यूनिवर्सल में दिन रात होगा। ऐसे नहीं होगा कि हर जगह कहीं ना कहीं रात ही रात रहेगी पूरे टाइम और कहीं दिन ही दिन रहेगा ऑल द टाइम, ऐसा नहीं होता। तो उसका यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल है उन सब के बारे में भी जान जाता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि जब बच्चा समाज में जुड़ जाता है, समाज में उनके कार्य में जुड़ने लग जाता है और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बारे में जानने जाता है, तो वो कौन सा लेवल, तो वो हमारा लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो कोलबर्ग की थ्योरी से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो सबसे पहला ये कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो किसने दिया है और कितने स्टेजेस है और कितने लेवल्स है
और हर एक स्टेज में कितने कितने लेवल से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और थोड़ा बहुत जो मैंने डिटेल में बताया है इन लेवल्स के बारे में, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इंटेलिजेंस, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपके पास हर साल बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ क्रिएटिविटी भी, क्योंकि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में भी कोई बार रिलेशंस के बारे में बात कर दी जाती है। तो इंटेलिजेंस में जो हम आज पढ़ेंगे वो इसकी मीनिंग हो गया, डेफिनेशन, टाइप्स, फैक्टर्स और आईक्यू, इन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। इवन की मीनिंग और डेफिनेशन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर हम फिर भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। टाइप्स के रिगार्डिंग आते हैं, फैक्टर्स के रिगार्डिंग आते हैं, और आईक्यू से तो हर साल एक एक क्वेश्चन आता ही है। कई बार आपसे फार्मूला पूछा जाता है और कई बार आपसे फार्मूला लगा के किसी की मेंटल एज या क्रोनिकल एज निकालने को बोल दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो फिलहाल अभी करते हैं वीडियो को शुरू। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिलहाल अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है हमारा इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीनिंग और डेफिनेशन। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पर हमारे को टैट की प्रेपरेशन के लिए कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, तो इसलिए हम इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो जो बेसिकली जो हमारा इंटेलिजेंस होता है वो आप सभी को पता है, ये किसी पर्सन की क्षमता है कि आखिर वो किस चीज़ को किस तरीके से समझ रहा है, कितना वो किस चीज़ को समझ पा रहा है, कितना वो उसको इजीली लर्न कर पा रहा है, कितनी उसको डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो इंटेलिजेंस की बात अगर हम करें तो इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ प्रिसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। जो इंटेलिजेंस है वो एक शक्ति है जिससे कि हम पता चलता है कि हम किस तरीके से किस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, किस चीज़ को परसीव कर पा रहे हैं, किस तरीके से लर्न कर पा रहे हैं, और किस तरीके से उसको समझ पा रहे हैं। ये हमारा इंटेलिजेंस का मतलब होता है सिर्फ। और दूसरी डेफिनेशन की बात करें, इससे भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आखिर इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। द एबिलिटी टू यूज़ मेमोरी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन एंड जजमेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन। बेसिकली इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है हमारी जिसमें कि हम अपनी मेमोरी का यूज़ करते हैं, अपनी नॉलेज बोले तो ज्ञान का यूज़ करते हैं, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करते हैं, रीजनिंग का यूज़ करते हैं, इमेजिनेशन पावर का यूज़ करते हैं, जजमेंट्स का यूज़ करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जब भी हम किसी चीज़ का कार्य करते हैं अपनी इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो वो इंटेलिजेंस के अंडर आता है। इंटेलिजेंस हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक टूल बोलेंगे जिसके थ्रू हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इंटेलिजेंस हमारी ये होती है जिसमें कि हम अपनी मेमोरी का यूज़ करें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारा एक्सपीरियंस बहुत काम आता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो प्रॉब्लम होती है वैसी प्रॉब्लम हम पहले फंस चुके होते हैं, तो वो वाला एक्सपीरियंस जब हम काम करने में लाएंगे तो उसे हम बेसिकली अपनी इंटेलिजेंस कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस के टाइप की। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक जो इंटेलिजेंस है वो 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। थॉर्नडाइक ने हमारे पास 3 ब्रॉड कैटेगरीज बताई है इंटेलिजेंस की। ए है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट, नंबर 2 है हमारे पास मैकेनिकल इंटेलिजेंस, और नंबर 3 है हमारे पास सोशल इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की बात करें तो वो इंटेलिजेंस ऐसी एबिलिटी है हमारी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जिसमें कि हम अंडरस्टैंड और मैनेज करते हैं आइडियाज़ को। आपसे बेसिकली यहाँ से इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, सिर्फ इतना पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक तो इंटेलिजेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो उसके 3 टाइप्स होते हैं। या फिर यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास ना 3 टाइप्स दे दे और पूछे जाए कि इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक के अनुसार इंटेलिजेंस का टाइप नहीं है। तो आपने ये याद रखना है सिर्फ कि थॉर्नडाइक के अनुसार 3 तरह की बुद्धि होती है, और वो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट की बात हमने कर दी है, अब हम बात करते हैं मैकेनिकल इंटेलिजेंस आखिर क्या होती है। तो जो ये मैकेनिकल इंटेलिजेंस होती है ये ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें कि टू क्लीन, टू अंडरस्टैंड और मैनेज थिंग्स। इसमें क्या करते हैं ना, बेसिकली जो पर्सन है वो थिंग्स को मैनेज करना सीख जाता है, किस तरीके से किस चीज़ को मैनेज करना है, किस तरीके से किस चीज़ को समझना है, ये यहाँ पे मैकेनिकल इंटेलिजेंस के अंडर आता है। नेक्स्ट बात करें तो जो हमारी सोशल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर जो इंसान होता है वो ये मैनेज करना सीख जाता है कि आखिर उसे समाज में कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है, क्योंकि हर एक आपको पता है समाज में मैन एंड वुमेन्स है, बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, तो उनके साथ किस तरीके से एक्ट करना है, किस तरीके से बातें करनी है, किस तरीके से किसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, वो सब वो समझ आता है। आखिर सोशली किस तरीके से रहना है, तो सोशल इंटेलिजेंस ये वाली इंटेलिजेंस है हमारी।
बट यहाँ से इतने डिटेल में नहीं पूछा जाता है, बस आपको जो मैंने 2 पॉइंट्स बताए सबसे पहले वो याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। तो हमने इंटेलिजेंस की मीनिंग और डेफिनेशन और टाइप्स की बात कर दी है। अब हम बात करेंगे इसके फैक्टर्स और थ्योरीज बोले तो बेसिकली हमारे पास इंटेलिजेंस की 4 मेन थ्योरीज है जिसके रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारी ये थ्योरीज है ये हमारे पास है सिंगल फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसी के रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है हमारी वो है हमारे पास सिंगल फैक्टर थ्योरी और यूनिटरी थ्योरी। इसमें क्या कहा गया था, दिस थ्योरी क्लेम दैट इंटेलिजेंस इज वन पावर और एनर्जी विच अफेक्ट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो इनका मानना था कि जो सिंगल फैक्टर थ्योरी में उसमें बताया गया है जो एनर्जी है, जो पावर है हमारे पास वो सिर्फ एक ही है, जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ सिंगल यूनिट है जो कि हमारी ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है और इट्स जनरल एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल दैट अनेबल अस टू सक्सेस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो इनका कहना था सिर्फ पर्सन के अंदर एक जनरल एबिलिटी होती है जो कि पर्सन को हेल्प करती है उसके सक्सेस में, हर एक स्फीयर में, हर एक लाइफ में, हर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर है हमारे पास और जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ यूनिफैक्टर है। बट यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सिंगल फैक्टर थ्योरी का मतलब क्या है। और कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इंटेलिजेंस की जो मेन 4 थ्योरीज है उनके अंदर कौन सी थ्योरीज नहीं है। तो आपके पास 3 थ्योरीज बताई होगी और जो 4th थ्योरी होगी वो गलत दी होगी। यही क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी सेकंड थ्योरी के बारे में जो कि हमारी 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वो ये क्वेश्चन बनेगा कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आखिर किसने दी है। तो ये हमारे दिए स्पेयरमैन ने। यहाँ से ये क्वेश्चन आप याद रखना और इसको स्पेयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने दिया था जी और एस फैक्टर। तो जी रेफर्स टू द जनरल इंटेलिजेंस और एस रेफर टू द स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। इनका मानना था कि जो पर्सन की इंटेलिजेंस होती है वो 2 तरह की होती है, एक जनरल फैक्टर होती है और एक स्पेशल फैक्टर होती है। जनरल की बात करें तो ये हमारी वो वाली फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे में इनबॉर्न एबिलिटीज़ होती है। जी फैक्टर हर एक के अंडर होते हैं, हर एक पर्सन में जी फैक्टर्स होते हैं। पर इनका मानना था जो एस फैक्टर होते हैं वो हर एक पर्सन के अलग अलग होते हैं। एस का बोलते हैं स्पेशल फैक्टर, कई पर्सन किसी चीज़ में स्पेशल होते हैं, कोई चीज़ करने में अच्छे होते हैं, तो वो हमारा एस फैक्टर है। जनरल फैक्टर हर एक के अंदर होता है, ये इनका मानना था। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जी फैक्टर। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से एक तो आपसे 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया ये पूछा जाएगा, दूसरा ये पूछा जाएगा कि इस थ्योरी के अंदर क्या था। तो इसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की है। तो पूछा जाएगा जो जी फैक्टर उसका मतलब क्या है। जी फैक्टर का मतलब है जनरल फैक्टर और एस फैक्टर का मतलब होता है स्पेसिफिक या स्पेशल फैक्टर। तो जो जी फैक्टर है इट इज़ अ यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी। जो जी फैक्टर है वो हर एक के अंदर होते हैं, हर एक बच्चे के अंदर होते ही होते हैं और ये इनबॉर्न एबिलिटी होती है हर एक पर्सन की, ठीक है। दूसरी बात करें इट इज़ अ जनरल मेंटल एनर्जी, ये एक मेंटल एनर्जी होती है जी फैक्टर, ठीक है। इट इज़ अ कांस्टेंट, और जो जी फैक्टर है वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि इनबॉर्न एबिलिटी ये आपका सेम रहेगा, ये आपका बर्थ से लेकर डेथ तक सेम रहता है। जी फैक्टर्स की बात करें तो हम द अमाउंट ऑफ जी डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और जो हमारा जी फैक्टर है ये डिफरेंट होता है हर एक इंडिविजुअल में, सेम नहीं होगा क्योंकि जनरल फैक्टर्स हर एक के अंदर होंगे, हर एक पर्सन के अंदर होते हैं, पर अलग अलग पर्सन के अंदर अलग अलग तरह के जी फैक्टर्स होते हैं। इट इज़ यूज इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ, और जो हमारे जी फैक्टर्स है ये हमारे को हेल्प करते हैं हमारी लाइफस्टाइल की एक्टिविटी, हर डेली लाइफ में बोलेंगे, क्योंकि किसी भी कार्य को करना है तो इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि तो जी फैक्टर आपका ऐसा फैक्टर है जो आपका डेली लाइफ में काम आता है। ग्रेटर द जी इज़ एन इंडिविजुअल ग्रेटर इज सक्सेस इन लाइफ। जो जी फैक्टर है आपके लाइफ में सक्सेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जी फैक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये पूछते जाएगा, या पूछा जाएगा जो जी फैक्टर है क्या वो डिफरेंट होते हैं हर एक इंडिविजुअल में, ये क्वेश्चन आपका एक बन जाएगा। और जो लाइफ में सक्सेस के लिए जी फैक्टर का हेल्पफुल होता है ये क्वेश्चन बन जाएगा। और पूछा जाएगा जो जी फैक्टर होता है क्या वो कांस्टेंट होता है, आपसे पूछा जाएगा जो जी फैक्टर है वो एक ऑप्शन दे देंगे कांस्टेंट होता है, कई जगह दे देंगे नहीं होता है कांस्टेंट, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जी फैक्टर क्या इनबॉर्न एबिलिटी है, तो जो जी फैक्टर है वो हमारी इनबॉर्न एबिलिटी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस फैक्टर के बारे में।
तो इट इज़ लर्न एंड एक्वायर्ड इन द एनवायरनमेंट। जो एस फैक्टर है इसको हम लर्न भी कर सकते हैं या अर्जित भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल फैक्टर है ना। अब बच्चा चेस में अगर परफेक्ट बनेगा तो उसको लर्न या एक्वायर्ड करना पड़ेगा ना, तब जाके वो किस चीज़ में आगे बढ़ सकता है। एस फैक्टर एक स्पेशल फैक्टर है, मतलब कोई पर्सन किसी चीज़ में अच्छा बन रहा है, अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहा है, तो वो हमारा एस फैक्टर के अंडर आता है। अगर कोई बच्चा खो खो खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, डेक्लेमेशन बोल रहा है या पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो वो बचपन से थोड़ी नहीं है, उसे थोड़ा एक्वायर करना पड़ा, उसे लर्न करना पड़ा। अब ऐसे थोड़ी कि किसी पर्सन को आप कुछ भी दे दोगे, चेस खेलने को दे दोगे और वो पहली बारी में खेल देगा, तो उसको एक्वायर करना पड़ेगा, पहले उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस तरीके से होता है। तो ये हमारा एस फैक्टर है और इट वेरी फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल। और जो एस फैक्टर है वो वेरी करता है एक्टिविटी टू एक्टिविटी, क्योंकि हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग एस फैक्टर होता है। जो बच्चा चेस में है तो ज़रूरी थोड़ी वो कैरम में भी परफेक्ट होगा या कबड्डी में या खो खो में, तो उसको हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग एस फैक्टर को एक्वायर करना पड़ेगा। इंडिविजुअल डिफरेंस इज़ द अमाउंट ऑफ एस एबिलिटी। और जो इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें, हर एक पर्सन में जो अमाउंट होता है एस फैक्टर का वो अलग होगा ना। हर एक का जो स्पेशल एबिलिटी है, जो स्पेशल फैक्टर का अमाउंट है, वो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, क्या हम एस फैक्टर को लर्न और एक्वायर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, क्या एस फैक्टर वेरी करते हैं एक्टिविटी टू एक्टिविटी। बिल्कुल करता है, एक ही इंडिविजुअल में बल्कि ये वेरीज करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी थर्ड थ्योरी, जो कि हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी, और ये दी है हमारे को थॉर्नडाइक ने। और इन ये जो थ्योरी है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ये सिर्फ इतना आएगा कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो ये हमारे थॉर्नडाइक ने दी है। और हम इसके सबसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्ड के क्वेश्चन आते नहीं हैं, ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता जा रहे हैं। और इस थ्योरी में क्या था कि जो थॉर्नडाइक थे वो इसके अगेंस्ट थे, कि उनका मानना था कि जो जनरल इंटेलिजेंस की बात करी वो नहीं होते हैं, हर एक में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है। हर एक जैसे तरह का आप स्पेसिफिक स्टिमुलस दोगे तो स्पेसिफिक ही आपको रिस्पांस मिलेगा, उनका ये मानना था। और इनका कहना था कि किसी भी पर्सन में कोई भी जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती है, कोई भी पर्सन बचपन से लेकर इंटेलिजेंस लेके नहीं आता, कोई सी भी पर्सन में इनबॉर्न एबिलिटीज़ नहीं होती है। तो यहीं से एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है कि ऐसा कौन सा पर्सन था कि जो कि स्पीयरमैन के ऑपोजिशन में था, ऑपोजिट बात करता था, तो वो हमारा थॉर्नडाइक थे। और एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि ये कहता है कि किसी भी पर्सन में जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती है, ये भी थॉर्नडाइक है। यहाँ से यही क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन बन जाएगा कि मल्टी फैक्टर थ्योरी आखिर किसकी है, तो ये हमारी इंटेलिजेंस की थ्योरी है, ये भी आपने याद रखना है। और अब बात करते हैं अपनी फोर्थ और लास्ट मेन थ्योरी हमारी इंटेलिजेंस की, तो ये थी हमारे पास ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जो कि हमारे को थर्स्टन ने दी थी। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन यही बनेगा कि जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी थी, तो ये हमारी थर्स्टन ने दी थी। और ये बन जाएगा कि जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी आखिर वो किसकी थ्योरी है, वो हमारी इंटेलिजेंस की थ्योरी है। ये दो क्वेश्चन आप याद रखना। और ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा था, थोड़ा बहुत आपको बता लेते हैं। जो थर्स्टन का मानना था, तो ये कहते थे कि जो पर्सन होता है उसकी जो इंटेलिजेंस होती है, ना ही वो जी फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है, ना ही एस फैक्टर होते हैं। किसी भी पर्सन में ना जनरल फैक्टर होते हैं ना स्पेशल फैक्टर होते हैं। उनका ये मानते सिर्फ कि पर्सन के अंदर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती है, जो कि हेल्प करती है उसको उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ हमारे पास प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी है, जो कि मैं आपको दिखा लूँगा, बट इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं आते, आपको देखना होगा डिटेल में। तो देख आज के लेना, लिए बस वरना यहीं इतना से ही। क्वेश्चन आशा है कि आज का जो मेगा प्रैक्टिस बारे था में आपका बात की है। साइकोलॉजी सेक्शन और का इनका ये ये आपको मानना अच्छा था लगा कि होगा, ना बहुत किसी हेल्पफुल पर्सन था में आपके लिए। एस फैक्टर अगर होते हैं आपने ना इसको जी डिटेल में फैक्टर होते समझा हैं। होगा, तो क्वेश्चन ये भी जैसे बन कि आप जाएगा, सभी का ऐसे भी कौन टैट है सा 26 पर्सन नवंबर को, था, तब कौन तक सा के लिए उसके बाद हम आपको साइकोलॉजिस्ट था जिसका कमीशन की ये तैयारी मानना इसी था चैनल कि पे करेंगे। तो इंटेलिजेंस अगर में आज की ना वीडियो तो अच्छी जी लगी होगी फैक्टर तो होते हैं वीडियो को ना लाइक एस शेयर फैक्टर कर होते हैं, देना, तो साथ हमारे साथ चैनल थर्स्टन को भी थे। सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू। जो थॉर्नडाइक थे उनका ये मानना था कि किसी भी पर्सन में जी फैक्टर्स नहीं होते। सिर्फ ये क्वेश्चंस बनते, ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से।